का एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है परफॉर्मेंस बेस्ड। तो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग भी ये कह रही है कि ये सारे फायदे हैं, तो इसकी वजह से हिंदुस्तान में भी डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सारा भविष्य होने वाला है और पूरी दुनिया में इन्हीं फायदों की वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आए हैं। विजन अगर हमने देखना है, फ्यूचर के बारे में हमें बातचीत करनी है, तो थोड़ा सा पास्ट के बारे में भी हमें जानना चाहिए। पास्ट से हम लोग फ्यूचर को देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो पास्ट क्या कहता है सर डायरेक्ट सेलिंग का? डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड इन यूएसए 1959 में शुरुआत मानी जाती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। द फेडरल ट्रेड कमीशन एफटीसी इश्यूड अ डिसीजन इन 1979 in which it indicated that multi-level marketing was not illegal in the United States. 1974 से 1979 5 सालों तक अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के ऊपर में बहुत सारी जांच चली, गवर्नमेंट्स बनी, जैसे हमारे यहाँ पे रूलिंग्स आई हैं, और एफटीसी ने वहां पे ये बोला 1979 में कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अमेरिका में लीगल बिजनेस है, इसको किया जा सकता है। कुछ उन्होंने डायरेक्शन दी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए, और उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूरी दुनिया में फैला। और 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की कुछ कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे देश में आई और उन्होंने यहाँ पे कारोबार करना स्टार्ट किया। अब ये तो हो गई अब तक की हिस्ट्री। विजन के बारे में हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का सिचुएशन क्या है हमारे देश में उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसकी एडवोकेसी करने के लिए कुछ एसोसिएशंस काम करती हैं, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट नाम है DSDWA। जब ये एसोसिएशन बनी 2012-13 में, उस समय इस एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य मुझे मिला, और उस समय हमने पूरे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए। हम पब्लिक को बताएं कि सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कौन सी होती हैं और मनी सर्कुलेशन कंपनियां कौन सी होती हैं। इन प्रोग्राम्स में हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाते थे, हम लोग प्रेस मीडिया को बुलाते थे, ताकि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो। और हमने देश के कोने कोने में जाके ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम में आते थे, और हमारी एक डिमांड रहती थी उन दिनों। हमने सरकार के पास में हम लोग गए, हमने RTI लगाई, और हमारी एक ही डिमांड थी कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग आनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, वैसे तो बहुत सारी मीटिंगें हुई, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी जिसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री थी, और हम लोग उसमें समय समय पे हमें आमंत्रित किया जाता था, हम अपना इनपुट देते थे इंडस्ट्री क्या चाहती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी 24 अगस्त 2016 को कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में, वहां के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये मीटिंग थी। उस समय मिनिस्टर थे ऑनरेबल रामविलास पासवान जी, और इस मीटिंग में चंद लोग थे, मैं भी इस मीटिंग का हिस्सा था। इस मीटिंग में आप पासवान जी के साथ में हेम पांडे सर को देख सकते हैं जो बिल्कुल उनके बगल में बैठे हैं, और आप जाकिर हुसैन जी को देख सकते हैं जो डायरेक्टर थे उस समय जब गाइडलाइन रिलीज हुई। सो इस महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद में डायरेक्ट सेलिंग रिलीज हो गई। लगभग 15 दिन के बाद में 9 सितंबर 2016 वो दिन था जो हमेशा हमेशा के लिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दर्ज हो गया, एक माइलस्टोन बना। एक उम्मीद के साथ में, एक हौसले के साथ में पूरी इंडस्ट्री ने काम करना स्टार्ट किया। 9 सितंबर 2016 वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। क्योंकि आप जब डाटाज देखेंगे ना, उन डाटाज में आप पाएंगे कि 2016 के बाद में एकाएक हमारी ग्रोथ होने लग गई, हमारा जो CAGR था वो बढ़ने लग गया था। सो ये एक बहुत ऐतिहासिक घटना थी। अब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग तो गाइडलाइंस तो आ गई थी, लेकिन गाइडलाइंस से वो समाधान हमें नहीं मिला जो समाधान की हमें उम्मीद थी, या जो हम चाहते थे कि इससे लोग भी समझ जाएंगे, कंपनियां भी समझ जाएंगी और चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी, लोग गाइडलाइन देखेंगे उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार से थोड़ा सा एजुकेशन का अभाव है और गांव गांव तक लोग हैं, बिजनेस फैला हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, हम लोग उतने कामयाब नहीं हो पाए। तो फिर जानकार लोगों ने ये कहा कि अगर ये कानून में आ जाए, डायरेक्ट सेलिंग आपकी कानून में आ जाए तो बात बन सकती है। मालूम चला कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट पुराना एक एक्ट
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 में बना था कंज्यूमर्स के लिए, उस एक्ट में बदलाव लाना चाह रही है क्योंकि वो बहुत पुराना एक्ट था। अब बहुत सारी चीजें बदल गई है तो उसमें बदलाव आएगा पूरे में। उस एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग को अगर लाया जाए, डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आए, डायरेक्ट सेलर्स के जो डायरेक्ट सेलिंग का कंज्यूमर है उसके राइट्स क्या क्या है वो आ जाएं, तो हम सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हमने फिर चक्कर लगाने स्टार्ट किए मिनिस्ट्री के, और बहुत सारे फॉलोअप के बाद में फाइनली गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग का जो नया रूल आ रहा था उस रूल में डायरेक्ट सेलिंग के उस रूल्स में हमें शामिल कर लिया गया। तो उसकी डिटेल में मैं बातचीत आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं जो गाइडलाइन हमारे बीच में आई उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी थी। वैसे तो बहुत सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब का, जो उस समय डायरेक्टर थे जब गाइडलाइन बनी। तो पूरी ड्राफ्टिंग बनना, उसको पूरा चेक करना और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेना, तो वो जाकिर हुसैन साहब ने बहुत बखूबी वो काम किया। और चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 25 में हमने जाकिर हुसैन साहब से रिक्वेस्ट किया, जर्नली गवर्नमेंट ऑफिसर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया हम सब के आमंत्रण को, और बहुत शानदार एपिसोड था। वो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना चाहिए। एमएलएम गाइडलाइन की पूरी कहानी है, कैसे गाइडलाइन बनी और गाइडलाइन में क्या क्या है। और उसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको गाइडलाइन के लिंक मिल जाएंगे पीडीएफ के, इंग्लिश और हिंदी में, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हमारा जो 50वां एपिसोड था गोल्डन जुबली, उसमें हम लोग कामयाब रहे बुलाने के लिए हेम कुमार पांडे सर को, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होता है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री का सचिव होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पांडे सर इतने अच्छे पर्सनैलिटी हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरे से ना होता नहीं है। तो वो हमारे न केवल मात्र 50वें एपिसोड में आए, अपितु फ्रेंड्स मीट 2020 जब हमने तालकटोरा स्टेडियम में किया तो उसमें वो हमारे मुख्य अतिथि भी थे, और अभी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस में उनकी सेवाएं हम लोग ले रहे हैं। तो 50वें एपिसोड में हमने पांडे सर को बुलाया। तो दो जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज थी उन दोनों को हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स पे बुलाया, और बहुत अच्छे से हमने बातचीत की डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 दोनों सभाओं में पास हो गया, जो पुराने कानून की जगह लेने वाला है। ये 30 जुलाई 2019 में पारित तो हो गया था। तो पारित होने के बाद में इस पे रूलिंग बननी थी। अब रूलिंग बनने की प्रक्रिया चूंकि बहुत लंबी है, तो वो प्रक्रिया लगातार चल रही थी, और लगातार गवर्नमेंट हम लोगों से, इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन में जो लोग हैं, इंडस्ट्री को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका इनपुट लेती रही। कई सारी मीटिंगें हुई, और कई सारी मीटिंगों होने के बाद में ये एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया था। और ये जारी हुआ था सर, डेट वाज 30 जून को ये जारी हुआ, और एक रूलिंग का एक ड्राफ्ट है एक्चुअली ये। और इस ड्राफ्ट में 21 दिन का समय दिया गया था, 21 जुलाई तक का समय था कि आप इस ड्राफ्ट को पढ़िए, जो डायरेक्ट सेलिंग पे रूल गवर्नमेंट बनाने जा रही है। और आपका अगर कोई सुझाव, आपको लगता है कि यार ये चीज गलत है, ये इसमें नहीं होनी चाहिए, या ये चीज और इसमें ऐड होनी चाहिए, तो आप उसमें ऐड कर सकते थे, क्योंकि वो डेट जा चुकी है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। एसोसिएशंस ने, इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट में अपने सुझाव वहां पे दे दिए हैं, और कई सारे लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की रूलिंग आ गई है। अभी तक, आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो अभी तक रूलिंग आई नहीं है। वो ड्राफ्ट था, वो नोटिफिकेशन जब जारी करेगी गवर्नमेंट, उस दिन से रूलिंग मानी जाएगी। उनमें से कोई चेंज हो सकता है, जो भी चीजें अभी आई हैं, और चेंज होंगे उसमें, डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो रूलिंग, फाइनल रूलिंग अभी आई नहीं है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। बीइंग ए अवेयर डायरेक्ट सेलर, आपकी ये जानकारी में सर होना चाहिए, राइट। केपीएमजी और फिक्की के हम लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं, दोनों बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। केपीएमजी आप जानते ही हैं कि दुनिया की